सभी चिकित्सक गणों को नमस्कार। मैं डॉक्टर अखिलेश नारायण सिंह। आज छत्तीसगढ़ में खैरागढ़ ज़िले में महात्मा काउंट सीजर मेटी जी की 215वीं जयंती मनाई जा रही है। इसमें कार्यक्रम में विशेष तौर पे आज नारायण हर्बल स्पाइजरिक पब्लिकेशन के द्वारा लिखी गई पुस्तक द फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी एंड इट्स मॉडर्न डायग्नोसिस का पार्ट 2 विमोचन किया जाएगा और ये लास्ट पुस्तक है। अगर किसी को लगता है कि इस कार्यक्रम को वो अटेंड कर रहे हैं तो वो 1600 रुपये में इस पुस्तक को ले सकते हैं, और अगर कुरियर चार्ज के साथ मंगाना चाहते हैं तो 1750 रुपये में इस बुक को आप रिज़र्व कर सकते हैं। आज हम लोग NHEH BSc कोर्स के माध्यम से पढ़ेंगे ब्रोंको निमोनिया इसलिए क्योंकि निमोनिया के प्रकार अलग अलग होते हैं। जैसे हम अभी ब्रोंको से रिलेटेड डिजीज़ के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, तो इसमें ब्रोंको निमोनिया, जिसको श्वासनी फुफ्फुस शोथ और ब्रोंको निमोनिया के नाम से जाना जाता है। अगर इसके परिचय की बात करें तो फेफड़े की सूजन जो अधिकतर अंत में श्वासनियाओं में श्वास नलिकाएँ जो होती हैं उसमें प्रारंभ होती है, तो इसको इन्फ्लेमेशन ऑफ द लंग्स यूजुअली बिगिनिंग इन द टर्मिनल ब्रोंक्यूलिस कहते हैं। इसका अगर वक्तव्य की बात करें तो यह एक भयानक छूत वाला रोग है। कई प्रकार के जीवाणुओं के द्वारा फेफड़ों में वायु मार्ग के सूक्ष्म प्रणालियों में तथा उससे संबंधित वायु कुष्ठों में सूजन पैदा हो जाती है, कहीं अधिक तो कहीं कम। शोध से उनका मार्ग तंग हो जाता है और इसी के संबंध में आज हम लोग बात करेंगे। रोग के कारण क्या होते हैं। इस रोग का मुख्य कारण न्यूमोकोकस होता है। क्योंकि आप लोग बैक्टीरियल को समझते नहीं हैं, इसलिए अगर मैं इस टाइप का वर्ड्स बोलूं तो आप लोगों को कन्फ्यूज़न होगी, बट ये कन्फ्यूज़न नहीं है, ये सॉल्यूशन है। अगर इसको आप लोग ध्यान देंगे तो जो माइक्रोबायोलॉजी रिपोर्ट होती है उसके रिगार्डिंग जो एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट होते हैं प्रोडक्ट्स के फॉर्मुलेशंस के, उनमें ये तथ्य निकल के आता है कि हाँ, ये प्रोडक्ट किस जगह पे उचित मात्रा में देने से क्या लाभ होगा। तो इसी के संबंध में इसके साथ साथ में स्ट्रेप्टोकोकस, सेटिफिलोकोकस तथा प्रत्ययशायी के जीवाणुओं कभी कभी पाए जाते हैं। गौणों के रूप में रोमन तालिका, वात श्लेष्मिक ज्वार, आंतरिक ज्वार आदि की पैदा करने वाली जो जीवाणु होते हैं उसके पहले से ही ये कंठ, टेटवा, वायु प्रणालियों में ये उपस्थित रहता है और ये समय आने पर शोध पैदा कर देता है। माता के अपथ्य सेवन से बच्चों में ये आता है, क्योंकि अगर माँ ठंडा चीज़ खाएगी और बच्चा छोटा है तो उसी का दूध पीता है, वैसे कंडीशन में बच्चे को ब्रोंकोनिमोनिया होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। एक कारण ये भी होता है। वयस्क में अगर बात करें तो प्रायः तीव्र श्वासनी एक्यूट ब्रोंकाइटिस तथा फ्लू के बाद ये कंडीशन जनरेट होती है। विष संगनी रोग के अंत में उपद्रव स्वरूप के तौर पे भी देखा जाता है। अगर रोग के लक्षण की हम बात करते हैं, प्रमुख लक्षण क्या क्या होते हैं, तो रोग का आरंभ एकाएक होता है। जाड़ा लगा करके बुखार आता है। बुखार रोज बढ़ते जाता है धीरे धीरे करके। 2-3 दिन में ही ये 102 से 103 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है। प्रायः प्रारंभ से ही बुखार तेज रहता है और 6 दिनों तक एक समान रहता है, फिर धीरे धीरे कम होने लगता है। अकस्मात एकाएक उतर भी जाता है। छाती में तेज दर्द होता है, लेफ़्ट राइट दोनों जगह हो सकता है ये दर्द। इसमें खांसी के साथ सांस फूलता है। खांसी इसका एक प्रमुख लक्षण है। संक्रमण की तीव्रता के अनुसार प्रारंभ से ही प्यूवाता
और पांडुता जो होती है, स्प्लीन से रिलेटेड जो लक्षण मिलते हैं वो सेम टू सेम इसमें भी देखने को मिलते हैं। शिशुओं के में प्रारंभ की अगर बात करें तो उसमें उल्टी हो जाती है और कभी कभी डिसेंट्री या डायरिया होने की भी संभावना होती है। शिशुओं को विशेष करके अपेक्षा होता है इसमें। रोगी जो होता है वो थका हुआ महसूस करता है और दुर्बलीय दिखाई देता है देखने से। कभी कभी बेचैनी होती है, प्रलाप करता है, नींद की कमी हो जाती है, निद्रा के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। वयस्क में जो इसकी श्लेष्मिक वॉल होती है उसका जो रंग होता है वो गाढ़ा और चिपचिपा होता है और बच्चों में श्लेष्मा कम मात्रा में देखने को मिलता है, ये लक्षण दिखाई देते हैं। गौण रोग की अगर रोगी की बात करते हैं तो अधिकतर की बात करें तो अधिकतर प्रारंभ में ही रोमनातक और तेज खांसी आदि से तकलीफ होती रहती है और ऐसे ही समय में यह रोग गुप्त रूप से प्रारंभ हो जाता है। धीरे धीरे बुखार 102 से 103 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है। खांसी और कष्टदायक श्वास दमे के समान तेज हो जाती है और बलगम अल्प मात्रा में निकलता है तथा सूखे के कष्ट जो महसूस होता है पसलियों में वो महसूस होने लगता है। बलगम के सूख जाने पर यह भयंकर स्थिति पैदा करता है। रोगी के नथुने जो होते हैं वो फूल जाते हैं और ऐसा प्रतीत होता है जैसे उसकी पसलियां भीतर की ओर घुसती जा रही हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा। इसमें याद रखने वाली बात होती है कि खांसी इसका एक प्रमुख लक्षण होता है। खांसी अधिकतर सूखी और पीड़ादायी होती है। रोग की अगर पहचान की हम बात करते हैं तो श्वास में कठिनता से आना, पीयूता एवं बलगम के प्रधान जो निदानिक लक्षण होते हैं वो। परीक्षा में अगर हम बात करते हैं जो इसकी टेस्ट होती है तो इसके अंदर जीभ जो होता है वो शुष्क मिलेगा, ड्राई मिलेगी, जीभ सूखी हुई महसूस होगी व्यक्ति की। इसके अगर अंदर बात करते हैं तो श्रवण शक्ति की कमी होती है। हृदय गति जो होती है, हार्ट रेट जो होता है, हार्ट बीट जो होती है वो तेज हो जाती है। कफ परीक्षा में अगर रोग की हम बात करते हैं तो उत्पादक जीवाणु की उपस्थिति वहाँ देखने को मिलती है। छाती के एक्सरे में जो छाती का हम एक्सरे करते हैं तो दोनों फेफड़ों में अपारदर्शी मतलब इनविजिबिलिटी दिखाई देती है, क्षेत्र स्थान पर अलग अलग वे पे। और रक्त परीक्षण अगर हम करते हैं तो उसमें WBC जो होता है वो और पॉलीमॉर्फस देखेंगे तो बढ़ा हुआ मिलता है। ये पॉइंट्स टू पॉइंट्स इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अगर आप लोग नहीं समझेंगे तो फिर कभी समझेंगे, भगवान मालिक है फिर तो आपका। लेकिन आज आज मेरा एक अध्याय पूर्ण हो जाएगा जिसमें माध्यम से मैंने इलेक्ट्रो होम्योपैथी पुस्तकों का लेखन किया, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 महाग्रंथ की सीरीज़ और द फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथी एंड इट्स मॉडर्न डायग्नोसिस, जिसमें मेट्रामेडिका पार्ट 2 में मैंने लिखा है। पार्ट 1 प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन से रिलेटेड है। हालांकि लोगों ने इसका नाम बदल करके द लीजेंड ऑफ जूनियर सिन्हा कर दिया था, लेकिन कुछ लोगों को आपत्ति है इस नाम पे, इसलिए इसका नाम वास्तविक जो नाम था उस पर मैंने परिवर्तित कर दिया दोबारा से। द फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथी एंड इट्स मॉडर्न डायग्नोसिस पार्ट 1 जो है वो आप लोग शायद उसका नाम परिचय है शेख मंसूर जी के ऊपर ये पुस्तक लिखी गई थी। इसके बाद जो सेकंड पुस्तक है इसकी पार्ट 2 जो है, ये मेरे साथ में काम करने वाले एक डॉक्टर साहब थे जो कि डूंगरगढ़ में प्रैक्टिस करते हैं, परमेश्वरी क्लिनिक ये चलाते हैं और ये शुरुआती दिनों के बात है। हालांकि ये इलेक्ट्रो होम्योपैथी महाग्रंथ पार्ट 1 होनी चाहिए थी। पार्ट 1 जो मैंने लिखी वो 2 थी, जो मैंने 3 लिखी, पार्ट 2 जो लिखी वो पार्ट 3 होनी चाहिए थी। पार्ट द लीजेंड ऑफ जूनियर सिन्हा पार्ट 1 जिसको आप लोग कहते हैं द फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथी एंड इट्स मॉडर्न डायग्नोसिस जो पार्ट 1 थी, ये 4th पुस्तक थी। और द कैंसर जो पुस्तक थी ये 5वीं थी, लेकिन लोगों ने अपनी सुविधा अनुसार इसको अल्टी पल्टी करवाया। हालांकि जो मैंने द फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथी एंड इट्स मॉडर्न डायग्नोसिस का
पार्ट 2 लिखा है, ये पुस्तक उन चिकित्सकों के लिए ख़ास तौर पे मायने रखती है जो 10th या 12th लेकर के और डायरेक्ट या अन्य सिस्टम ऑफ बोलना चाहिए अन्य एजुकेशन वे में कोई आर्ट्स लेके, कॉमर्स लेके या मैथ्स लेके पढ़ा और उसके बाद वो डॉक्टरी में आया, फील्ड में आया, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी फील्ड में आया, तो उसके लिए ये बहुत रामबाण पुस्तक है। ऐसी पुस्तक शायद देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि ये मेरा अनुभव ही नहीं है, ये एक ज़रूरत है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी चिकित्सकों के लिए जो गांव देहात शहरों में प्रैक्टिस करते हैं और बहुतायत मात्रा में उपयोग होने वाली कई चीज़ें जिनकी जानकारी नहीं होने के अभाव में वो सटीक प्रैक्टिस नहीं कर पाते। और फिर भी अगर आपको लगता है कि ये मैं ठगा टाइप का महसूस करता हूँ, तो मैं तो यही कहूँगा कि एक बार ये पुस्तक किसी के पास अगर किसी ने इसको परचेस किया है तो बिल्कुल इसको एक बार लेके पढ़िएगा ज़रूर। ये कॉपीराइट एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है, 5 बुक्स जो हमने लिखी है। इसकी जो इंग्लिश एडिशन है वो भी 28 तारीख से डिस्पैचिंग प्रोसेस में आ जाएगी। और ये जो द फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी एंड इट्स मॉडर्न डायग्नोसिस विथ 38 इलेक्ट्रोहोम्योपैथी मेट्रोमेडिका जो है, ये पुस्तक भी मार्केट में आपको 28 तारीख से चलन में आ जाएगी। जिन चिकित्सकों को उस टाइम लेना होगा तो बिल्कुल 2150 रुपये की बुकिंग के साथ वो पुस्तक को ले पाएंगे। अभी 1750 रुपये में ये पुस्तक आप ले सकते हैं 31 तारीख तक। तो बात करते हैं जब हम लोग बात कर रहे हैं डिजीज़ के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे बात आती है कि इसके अंदर परिणाम क्या देखने को मिलेंगे। अगर रोग 1 सप्ताह से 3 से 4 सप्ताह तक रहता है तो कभी कभी महीनों तक भी देखने को मिलेगा कि महीनों तक भी ये कंडीशन बनी रहती है। गौण स्वरूप अगर बात करें तो रोमतालिका में या टाइफाइड के जो फीवर आते हैं उसमें अपेक्षाकृत अधिक भयानक होता है ये। अगर वृद्ध जो लोग होते हैं, बुजुर्ग लोग जो होते हैं, उनमें लंबी खांसी इसमें आती है। एम्फाइसीमिया और एक कंडीशन आती है नेफ्राइटिस, रोग के कारण रोगी को कष्ट हो सकता है। अंड बंड भकना, बहुत तेज नाड़ी होगी, श्वास न फूलता हुआ महसूस होगा, शरीर का पीला पड़ जाना आदि का जो रोग होता है इसमें मतलब बहुत खतरनाक होता है। यह इसमें एक याद रखने वाली बात है, यदि रोग की अवस्था साध्य है तो 10 से 15 दिन तक बुखार और सर्दी रहेगा, उतरने लगेगा। फिर इसके विपरीत असाध्य अवस्था में रोगी का रोग और सांस जो होती है वो बढ़ जाती है। बहुत तेज़ी से शूल दर्द पैदा करता है ये, और रोगी को तकलीफ़ होती है। कभी कभी बेहोशी जैसी स्थिति में भी आकर रोगी को ये मार भी देती है, डेथ भी हो जाती है। तो इसमें ये कंडीशन है जिसको ध्यान में रखना चाहिए। इसमें एक नोट करने वाली बात और है, टीबी जैसा भयानक उपद्रव पैदा होकर के व्यक्ति को मृत्यु निश्चित हो जाती है। इसमें चिकित्सा विधि अगर हम लोग बात करते हैं तो चिकित्सा विधि भी है। चिकित्सा विधि है, रोगी को शीत व वायु के झोंके से बचाए रखना चाहिए। मुख्य रूप से गौण दोनों तरह के जो चिकित्सा की जो मेडिसिन्स होती है, चाहे वो सल्फर ड्रग हो या इलेक्ट्रोहोम्योपैथी से रिलेटेड ड्रग्स हो। इसमें एक कंडीशन और आती है, आप अगर चाहें तो इसमें मेलेसार जो 1 है मेलेक्सोहर्बोकेयर का, इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि रोग जो होता है वो अधिक समय तक रहता है, इसलिए इसमें हृदय को उत्तेजना देने वाली जो दवाइयाँ होती हैं वो ख़ास तौर पे लोग देते हैं, जैसे A3B है, इस टाइप से देते हैं। इसमें अगर हम बात करते हैं आधुनिक मॉडर्न साइंस के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की, तो इसमें जो हम मेडिसिन देते हैं, स्पेजरिक्स देते हैं, इसको 4 खंडों में देना चाहिए और बहुत सूक्ष्म मात्रा में देना चाहिए। धीरे धीरे इसकी डोज को बढ़ाते जाना चाहिए। जहाँ तक अगर हम बात करते हैं MELESR 1 की,
तो मेल ESR2 भी उससे बेहतरीन काम करता है, ख़ास तौर पे थ्रोट इन्फेक्शंस और लंग्स इन्फेक्शन पे। इसके अगर हम बात करते हैं तो अगर 8 से 10 दिन तक यही सेवन हम कराते हैं तो इसमें रिजल्ट देखने को मिलता है, और 2-3 दिन के बाद ही इसमें कमी आने लगती है। अगर हम बात करते हैं 8 से 11 दिन के आसपास में व्यक्ति अपने आप को स्वस्थ महसूस करने लगता है, लेकिन दवा कम से कम 3 महीने चलानी चाहिए। अब बात करते हैं इसमें पथ्य सहायक और आनुवांशिक जो चिकित्सा होनी चाहिए उसके अनुसार कुछ भोज्य पदार्थ की। तो रोगी को तरल आहार और व्यवस्था करानी चाहिए आवश्यक हो तो। और अगर बच्चे की बात करें तो बच्चे को दूध सर्वोत्तम आहार होता है। दूध को चाय बना करके या कॉफ़ी बना करके या केसर इलायची डाल करके, अथवा उसमें आप, अब बच्चा हॉर्लिक्स पीता हो तो बिल्कुल हॉर्लिक्स डालना भैया, है ना, बिल्कुल बंद नहीं करना उसका हॉर्लिक्स, गुस्सा हो जाएगा। बॉर्नवीटा नहीं दोगे तो फिर वो दवा भी नहीं लेगा, तो ऐसा मत करना, जो लेता है उसको देना बिल्कुल, ठीक है। अब बात करते हैं अगर बालक है और बहुत ही दुर्बल हो गया हो और दूध तक वो ना पचा सकता हो तो क्या करें। वो ऐसे कंडीशन में ऑस्टर मिल्क आता है या हॉर्लिक्स भी मिला कर के आप उस कंडीशन में भी दे सकते हैं। अगर इसमें बात करते हैं तो कोई कृत्रिम सुपाच्य पदार्थ जो हो, जिसको आप हल्का होना चाहिए, हल्का चीज़ से बना हो, ऐसा हो तो, या दूध के बराबर का जल, दूध में जितनी मात्रा में उसको जल मिलता है वैसा लाइम वाटर या बार्ली वाटर मिला करके भी दे सकते हैं। यदि बच्चे को अतिसार हो रहा हो तो वैसे कंडीशन में दूध में लाइम वाटर ही मिला करके दे सकते हैं। सहायक में अनुषंगिक जो चिकित्सा होनी चाहिए, छाती के सदैव छाती को हमेशा गर्म रखना चाहिए, कपड़े से ढक के रखना चाहिए। कपड़े ढीले रहें तो वहाँ पे सांस लेने में कष्ट नहीं होता है। और ख़ास तौर पे जब व्यक्ति को इस तरीके से हो तो उसको लेफ़्ट लोब में, मतलब लेफ़्ट करवट सुलाना चाहिए। राइट करवट में लीवर पे लोड पड़ेगा तो बिल्कुल लंग्स के ऊपर लोड पड़ेगा, तो वैसा नहीं करना चाहिए। और साथ साथ में अगर व्यक्ति किसी चीज़ को एंजॉय करते हुए खुशी महसूस करता है, जैसे बात करते हैं कि कई बार होता है बगली पंजर में भी दर्द होता है, तो ऐसे में या साथ में कोई खुशी खुशी व्यक्ति हंसते रहता है और हंसते हंसते अचानक खांसने लगता है, तो वैसे अवस्था में उसको ज़रूर ये जो सर्वाइकल वाला पोर्शन होता है वहाँ थोड़ा सा पुश कर देना चाहिए, ठोक देना चाहिए। और अगर बात करते हैं एडिशिव, अगर कई बार होता है कि टूटा ही हुआ है वहाँ पे और हम ठोकने की बात करें तो वहाँ एडेसिव प्लास्टर लगा होता है, व्यक्ति को प्लास्टर लगा जाता है, तो ऐसी कंडीशन में व्यक्ति को ऐसी शांति पहुँचती है, उसमें ठोकने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर भी अगर खांसी आती है तो थोड़ा सा सपोर्ट करना चाहिए व्यक्ति को, लड़ना नहीं चाहिए उससे। वो रोग है, किसी को भी हो सकता है। याद रखिए, कितने भी रोगी को अगर हम बात करते हैं मॉडर्न साइंस में तो नहीं बात करूँगा, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में बात कर रहा हूँ, तो ऐसी जिसमें मितली आता हो, पित्त आता हो, वमन करने का, पेट फूलता हो, कमजोरी आती हो, तो ये सब लक्षणिक है, लक्षण के अनुसार आप इसका ट्रीटमेंट दे सकते हैं। इसमें सावधानियाँ क्या होती है, अगर निमोनिया में मास्टर्ड प्लास्टर या राई से जो पट्टी होती है वो लगाना हानिकारक होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आजकल राई की कई चीज़ें आती हैं, पुटिल्स आती हैं, स्ट्रैम्पिंग आती है और कई क्रियाएं हैं इसमें, जो मैं समझता हूँ ये अनावश्यक है, इसको नहीं होना चाहिए था, ख़ास तौर पे बच्चों पे जब प्रयोग हो रहा हो। तो ये क्लास आप लोगों को कैसी लगी बिल्कुल मुझे बताइएगा ज़रूर। मैं इस क्लास को विराम देना चाहूँगा। जय हिंद, जय इलेक्ट्रोहोम्योपैथी, जय काउंट सीजर मेटी जी, जय नासक मेथोडोलॉजी।